खबर दिल्ली के द्वारका से है, जहां 24 जनवरी 2023 को सीसीआरटी कैंपस सेक्टर 7 में बने सभागार हॉल में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देशभक्ति को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया, जिसका नाम एक शाम देशभक्तों के नाम। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से आए कवियों ने अपने अपने अंदाज में अपनी कविता के माध्यम से लोगों में देशभक्ति जगाई व वहां बैठे दर्शकों ने प्रोग्राम को खूब सराहा। प्रोग्राम का मंच संचालन किया जानी मानी कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने। इस मौके पर सीसीआरटी के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर व निर्देशक ऋषि वशिष्ठ जी भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट कैमरामैन विजय बिष्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं सीसीआरटी में और आज यहां पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था सीसीआरटी का, जो कि शहीदों के नाम पे था और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में था। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं सीसीआरटी के डायरेक्टर मिस्टर ऋषि वशिष्ठ जी। तो इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और सीसीआरटी के बारे में। स्वागत है सर। सोनू जी, आज से हमने ये जो कार्यक्रम आरंभ किया है, ये एक 3 दिवसीय उत्सव है और इसका नाम हमने दिया है अमृत काल का गणतंत्र उत्सव। आज से इसकी शुरुआत हुई, पहला दिन था। सवेरे हमने यहाँ पढ़ से पढ़ एक कार्यशाला आयोजित की। पढ़ जो स्क्रॉल पेंटिंग है राजस्थान की, उनको पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए जिन्होंने उस पर ये कार्य किया पढ़ पर, और उन्होंने यहाँ अपनी प्रस्तुति दी। अभी शाम में ये कवि सम्मेलन था, इसका थीम था एक शाम देशभक्तों के नाम। तो आपने अभी इसका आनंद लिया, आपने देखा। कल इसी तरह से एक कार्यक्रम शाम में है जिसका हमने नाम दिया सर्व समावेशी रंगारंग कार्यक्रम। देश भर से करीब करीब 40 कलाकार जो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत, संगीत, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत की अपनी प्रस्तुति देंगे। और उसमें सर्व समावेशी इसलिए कहा गया, उसमें दिव्यांग भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, ट्राइबल भी हैं। तो ये कार्यक्रम, और अंतिम दिवस है 26 जनवरी का, गणतंत्र दिवस का। तो उसमें करीब करीब 11:30 बजे हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, वो ध्वजारोहण करेंगे। और उसके बाद भी स्कॉलरशिप होल्डर जो हैं सीसीआरटी के, वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आप सभी का स्वागत है। द्वारका वासियों को मैं फिर से अपील करना चाहूँगा, ये सारे कार्यक्रम निःशुल्क हैं। आप आइए और इनका आनंद उठाइए। और कम से कम जो देश मना रहा है अमृत काल के दौरान गणतंत्र दिवस, उन शहीदों को नमन करने, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए आप अवश्य आएँ। आपका स्वागत है। तो सर, ये तो आज जो सीसीआरटी में प्रोग्राम 3 दिवसीय जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी। तो जब हम सीसीआरटी में ही मौजूद हैं तो हम थोड़ा सा सीसीआरटी के बारे में लोगों को जरूर बताएंगे कि सीसीआरटी आखिर है क्या और आखिर काम क्या करता है। सीसीआरटी का मेन मिशन है शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना, लिंकिंग कल्चर विद एजुकेशन। जितने भी सीसीआरटी के कार्यकलाप हैं, वो सभी इसी मिशन के चारों तरफ केंद्रित हैं। चाहे वो शिक्षक का जो प्रशिक्षण है वो हो, प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न ड्यूरेशन के आयोजित किए जाते हैं, चाहे यहाँ से जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, 10 साल से लेकर मैं तो कहूँगा 100 वर्ष तक हमारे जो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की जो छात्रवृत्ति स्कीम है, फेलोशिप स्कीम है, सभी को सपोर्ट करती हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए www.ccrt.gov.in। आप ccrtindia.gov.in की जगह सिर्फ CCRT टाइप कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच पाएंगे। हमारे सभी कार्यक्रमों, सभी गतिविधियों की जानकारी आपको मिलेगी। और ये CCRT का एक जो परिसर है, इसको अब हम एक तरह से, जैसा मैंने वहाँ भी कहा, कला गुरुकुल और कला ग्राम हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी देशवासी आकर जो कला की झांकी है, जो संस्कृति की झांकी है, जो पूरे भारत की झांकी एक ही स्थान पर आप देख पाएंगे। ये भी एक संकल्पना है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार ने कुछ हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसमें से एक है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, देश को 10,000 के करीब ऐसे गुमनाम नायकों, ऐसे प्लेसेस और इवेंट्स जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे, ऐसे हिडन ट्रेजर्स और ऐसे आर्ट ट्रेडिशन की कहानियाँ एकत्रित करनी है, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो इस स्वतंत्रता के मायने समझ सके, इसके पीछे जो बलिदान हुए देशभक्त, उनकी स्मृति को नमन कर सके। इसलिए सीसीआरटी भी 5,000 कहानियाँ एकत्रित कर रहा है इन्हीं चारों कैटेगरीज में। न केवल कहानियाँ एकत्रित कर रहा है, बल्कि कहानियों पर इलस्ट्रेटेड बुकलेट्स भी बना रहा है।
और साथ ही साथ कुछ अच्छे चुनिंदा हमारे जो गुमनाम नायक हैं उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बना रहा है। वो भी एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट। तो सर एक छोटा सा लास्ट सवाल और पूछूंगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं दिल्ली से भी है, ये तो रही दिल्ली वालों की बात, लेकिन दिल्ली से बाहर भी देख रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से देख रहे हैं, तो जो जैसे कि सीसीआरटी की हम बात कर रहे थे, तो सीसीआरटी के ऐसा ही नहीं कि दिल्ली में भी है, और भी संसदीय बहुत सारे क्षेत्र हैं जो जगह जगह काम कर रहे हैं जो सीसीआरटी की जो और अपने देश के कल्चर को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दे रहे हैं, तो उन के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारा जो 1979 से सीसीआरटी कार्यरत है। हमारा जो मुख्यालय है वो द्वारका सेक्टर 7 में है, लेकिन हमारे जो 4 रीजनल सेंटर हैं वो हैदराबाद, उदयपुर, गुवाहाटी, दमोह में भी स्थित हैं। लेकिन सीसीआरटी कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, देश के हर कोने में पहुंचता है, हर कोने में कार्यक्रम गतिविधियां आयोजित करता है। कोरोना काल में सीसीआरटी पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अपने किसी भी कार्यक्रम को नहीं रोका। अभी भी जो आज का भी कवि सम्मेलन है वो हमारा हाइब्रिड मोड में हुआ। फिजिकली भी आप अटेंड करना चाहें आपका स्वागत है, नहीं तो जो हमारे लाइव फेसबुक पेज हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उन पर जाकर भी आप हमारे सभी कार्यक्रमों का निःशुल्क रसास्वादन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सीसीआरटी के हम आगे भी आने वाले प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। समय समय पर जो भी प्रोग्राम होते हैं सीसीआरटी के हम उनको दिखाते रहते हैं, और दर्शक सीसीआरटी के बारे में भी हम दर्शकों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दे सकते हैं और देते भी रहते हैं। आज जहां यहाँ सीसीआरटी में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, कवि सम्मेलन था, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया है इन्होंने, और कवि अच्छे आए हुए थे, कवि अच्छे जाने माने थे, और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। बड़ी अच्छी कविताएं हुई थी और काफ़ी अच्छे तरीके से और जोश से सुनाई गई थी। बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी सर जैसे कि आपको सभी अभी डॉक्टर के उसमें तो जानते हैं, लेकिन अभी एक कवि के रूप में आज आपने थोड़ा सा परफॉर्म किया, तो कैसे क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हर आदमी के रूप कई होते हैं, कुछ सामने आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ दबे हुए होते हैं। कुछ लोग हमें अभी भी डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं तुम कवि के उसमें चले गए हो। कवियों को लगता है अभी भी डॉक्टरी कर रहे हैं, और हम खेती भी कर रहे हैं, और हम बागवानी भी कर रहे हैं। तो ये तो रूप कई होते हैं, आदमी के एक शौक की बात होती है। हमारे बहुत सारे शौक हैं, तो ये भी एक उसी का हिस्सा है। तो सर एक शौक कहीं ना कहीं आपका जन सेवा का भी है, जो हर जगह आपके हॉस्पिटल जो है कैंप लगाता है और लोगों की बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि हमारा मानना है कि हमारे देश की जो गरीब जनता है, या सियानी कह लो या अनपढ़ कह लो, उनमें से 20% लोगों को ये नहीं पता कि उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो घातक होती हैं। तो ये जो कैंप होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत हाई फाई कैंप नहीं होता, बहुत ड्रामा नहीं होता है। एक टेबल चेयर लेके अपना काम करते हैं, लेकिन हम हर कैंप में करीब 15 से 20% लोग ऐसे पकड़ते हैं जिनको यही नहीं मालूम कि उनकी शुगर 400 चल रही है, या बीपी 180 है, 200 है। तो अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो देर सवेर ये फिर आईसीयू में भर्ती होते हैं। और जब गरीब आदमी आईसीयू में भर्ती होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कमर टूट जाती है उसकी, तो गरीबी रेखा से एक स्टेप और नीचे आ जाते हैं। श्रोताओं ने एक से बढ़कर एक कवियों को सुना, इसके लिए मैं सीसीआरटी को धन्यवाद देती हूँ, मेरे साथ आए हुए सारे कवियों को धन्यवाद देती हूँ, और आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी बात इतने सारे श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं। आप इसी तरह से आते रहें और हमारी बात पहुँचाते रहें। तो एक और यहाँ पर आज अनाउंसमेंट हुई है सीसीआरटी के द्वारा कि और नए कवियों को जो है सिखाया जाएगा और बड़ी अच्छी तरीके से उनको परफॉर्मेंस कराने का मौका दिया जाएगा, तो इस पे क्या कहेंगे? ये तो अपने आप में बहुत अच्छी घोषणा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नए होते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। वो नहीं जान पाते कि आगे वो किस तरह से जाएंगे। जैसे कि आज यहाँ के जो चेयरपर्सन हैं इंदुरकर जी, उन्होंने कहा कि कविता लिखना एक अलग आर्ट होती है, लेकिन उस लिखी हुई कविता को प्रस्तुत करना एक अलग आर्ट होता है। तो यहाँ पर अगर नए कवियों को ये सिखाया जाएगा कि कविता लिखें कैसे और फिर उसकी प्रस्तुति भी कैसे करें, तो हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कवि आगे आएंगे जो प्रतिभाशाली हैं, तो उन्हें प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। जैसे कि सीसीआरटी में लोगों का जो हुनर है, हुनर को पहचान करके उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है, उसी तरीके से कवियों को भी अपना हुनर को पहचानने का मौका दिया जाएगा। तो इस पे आपका क्या क्या वो है? देखिए, कवियों के लिए ऐसे वर्कशॉप होते ही नहीं हैं। केवल एक कवि थे जयपुर के सुरेंद्र दुबे जी, जो अपने व्यक्तिगत खर्चे पर कवियों की वर्कशॉप लगाया करते थे और नए कवियों को वहाँ आमंत्रित करके उन्हें सिखाते भी थे।
केवल वही एक व्यक्ति मैंने देखे हैं, मुझे कवि सम्मेलन में 35 वर्ष हो गए, मैंने और किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा। बड़े से बड़े कवियों के साथ मैंने काव्य पाठ किया है, लेकिन किसी ने भी इस तरह की वर्कशॉप नहीं लगाई। लेकिन यहाँ सीसीआरटी में बच्चों को बुलाकर जो नवोदित कवि हैं, उनके लिए बुलाकर उनको सिखाया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं आपके सवाल का जो जो आपने जवाब दिया है उसका ये भी है कि कहीं न कहीं एक कवि का जो वो होता है, वो कवि जो है किसी का गुरु नहीं बनता है, कि कवि आगे किसी को शिक्षा नहीं देता है कि कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। तो इसलिए कहीं कवि जो है कवियों को खुद ही अपनी मेहनत पे और अपने आप में सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक नई एक अनोखी पहल की जा रही है कि कवियों को सिखाया जाएगा, जो नए कवि हैं उनको परफॉर्मिंग कराने का मौका दिया जाएगा। तो इस पे क्या हुआ है? नहीं देखिए, कवियों पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि लिखना एक अलग बात होती है और सिखाना एक अलग बात होती है। उसके लिए एक दूसरी तरह की क्षमता भी चाहिए होती है और मन में इच्छा भी चाहिए होती है, समय भी चाहिए होता है। वो इच्छा और समय और वो टैलेंट सिखाने का वो बहुत कम लोगों में होता है। उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई हम करें, इस तरह का वर्कशॉप लगाएँ, तो उसमें पैसे भी लगते हैं। तो ये जो सीसीआरटी में ये हो रहा है और ये जब क्रियान्वित होगी ये बात, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। मैं नए लोगों को सिखाने के लिए निःशुल्क यहाँ भी आऊँगी और सिखाऊँगी, जैसे जितना भी ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है इस विधा का। तो जैसे कि आप अभी बताया कि यहाँ सीसीआरटी में हर महीने एक वर्कशॉप होने वाली है, जो कि कवियों को आगे जो कवियों को तैयार करेगी और कवियों को शिक्षा प्रदान करेगी। जो नए कवि हैं, जो नए आने वाले कुछ सीखना चाहते हैं, उन बच्चों को आगे प्रेरित करेगी। और जो भी सीखना चाहे यहाँ पर सीसीआरटी में संपर्क कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही चर्चित जो कलाकार हैं, जो कवि हैं, वो यहाँ पर आकर के उन बच्चों को जो है ट्रेनिंग भी देंगे। तो आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा आज परफॉर्मेंस किया। क्या नाम है आपका? थैंक यू। मेरा नाम ईशान है, ईशान, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। जयपुर के। तो आज जो कहा, आपको कितना टाइम लगा? कितनी बार की परफॉर्मेंस है ये? ये मेरा 5वां कवि सम्मेलन है, पर ये यहाँ पे मैं सिर्फ कीर्ति जी की वजह से पहुँच पाया हूँ, क्योंकि ये मेरी गार्जियन है मंचों पर भी और रियल लाइफ में भी। अगर ये ना होती और आदरणीय मोदी जी जो गीत चांदनी का आयोजन करते हैं, और महामूख सम्मेलन का भी, इन दोनों की वजह से आज मैं जो कुछ भी लिख पा रहा हूँ और जिसे सुना पा रहा हूँ, उनके पीछे इन दोनों का ही हाथ है। और यही बात अगर आज सीसीआरटी करता है, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है कि कोई ना कोई नए लोगों के लिए इनिशिएट ले रहा है। अदरवाइज मंचों पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम। जैसे कि यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में यहाँ सीसीआरटी में ही कवियों का जो है एक शिक्षा दी जाएगी। तो अब आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, कवि जब बनता है पहली बार में, किस तरीके से कवि मतलब बनने का मौका मिलता है? कवि तो इंसान विचारों से बनता है। अगर आपके पास विचारों की शक्ति है और आपके पास सही गुरु है, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। एक सही गुरु अगर यहाँ से मिलेगा, जैसे अगर सीसीआरटी कीर्ति जी को करें, इनके निर्देशन में यहाँ पे बहुत कुछ बदल सकता है। दिल्ली का कवि समाज बहुत प्रबुद्ध है ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले। तो यहाँ से अगर एक बेस तैयार हो जाएगा, तो कवि सम्मेलन का उत्थान फिर से शुरू होने लग जाएगा। तो एक चीज और मैं कहूंगा कि जैसे कि कवियों को कहा जाता है कि जितना दिल टूटा होगा उतना ही बड़ा कवि होगा, उतनी ही अच्छी कविताएं निकलेगा। तो आपसे आप क्या कहेंगे इस पे? कहते ही हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो पीड़ा से ही, करुणा से ही कविता जन्म लेती है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो स्वयं की व्यक्तिगत पीड़ा हो, लेकिन किसी और की पीड़ा को देखकर जब हृदय द्रवित होता है, तभी शब्द फूटते हैं। सारी घटनाएं हमें हमारी अपने साथ हुई हों ऐसी आवश्यक नहीं है। समाज को देखकर, दूसरे व्यक्तियों को देखकर, उन्हें देखकर जो पीड़ा होती है, उस पर भी कवि लिखता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पीड़ा से, हास्य कवि लोग भी जो भी लिखते हैं, हंसाने का काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीड़ा से ही उनकी कविता उपजती है। हमारे बीच में ये ओम प्रकाश कल्याणी जी हैं, जो हास्य की कविताएं सुनाते हैं और लिखते हैं। लेकिन इनसे पूछें कि ये कविताएं किस तरह से लिखते हैं। तो आपने आज हरियाणा की कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी, जो कि लोगों को पसंद भी आई। तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि हरियाणवी ही होगा पहला कवि, हास्य से उपजा होगा गान। तो उस तरह हरियाणा में देखो, व्यवहार में ही हास्य छिपा हुआ होता है, हाजिर जवाबी और हास्य। और कहीं ना कहीं बचपन में हमारे घर में जो माहौल रहा, पिताजी हमारे ऐसे किस्से सुनाया करते थे हास्य वाले, तो कहीं ना कहीं वहीं से है। और दूसरा मतलब मेरा मानना तो ये है कि जीवन में विसंगतियां हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन
अगर लोगों को थोड़ी देर के लिए हंसा दिया जाए अपनी बातों से, तो वो उससे बड़ा पुण्य मुझे नहीं लगता कि संसार में कुछ है। तो मैं कविताएं दूसरी भी लिखता हूँ, लेकिन मैं सुनाता हास्य इसीलिए हूँ कि थोड़ी देर किसी की परेशानी आप कम कर पाए, थोड़ी सी भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको लगता है कि जो जितनी समाज में जितनी परेशानियां हैं, जितने लोगों के अंदर के जो जख्म हैं, उनको छुपाने के लिए, हंसने के लिए, जब हंसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को इस तरीके से प्रोग्राम आगे होते रहने चाहिए, जाके थोड़ी सी खुशी मिलती रहे लोगों को? बिल्कुल देखिए कला और संस्कृति देश की आगे कविताओं के माध्यम से बिल्कुल बढ़ती है। और कई बार जो हास्य कविता ये काम करती है कि जैसे किसी को गीत पसंद नहीं आ रहा, कि कुछ नहीं आ रहा, तो कोई कोई हास्य के लिए भी आ जाता है, लेकिन जब उन गीतों को सुनता है उसको लगता है कि असली कविता तो ये है। तो हास्य कविताएं लोगों को थोड़ा जोड़ने का काम करती हैं, इन यहाँ तक लाने का काम करती हैं। कई लोग सिर्फ हास्य कवि के नाम से भी आ जाते हैं जिनको जानते हैं, लेकिन जब वो यहाँ सुनते हैं कि इतने बढ़िया गीत, इतने श्रृंगार पे भक्ति भाव की वो सब, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी भाषा उससे आगे बढ़ती है, और ये उसका एक जुड़ाव का एक माध्यम मात्र है हास्य। तो सर, आपने भी बहुत अच्छी कविता कही और लोगों ने पसंद भी किया। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगा कि सभी विधाएं अपना अपना महत्व रखती हैं, और जिस प्रकार नींव का पत्थर होता है, वो बिल्डिंग पूरी उस पर खड़ी होती है, लेकिन वो नींव के पत्थर नज़र नहीं आते। इसी तरह आप इसको हास्य को मान सकते हैं। जो विद्या मुख्य रूप से हमारी है, वो नज़र नहीं आती, लेकिन बिल्डिंग जो है ना, उसी के ऊपर खड़ी होती है। तो ये थी इनकी सोच, जो कि हास्य कवियों की बहुत ही अच्छी तरीके से जो कहाँ-कहाँ से लाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है हास्य कवियों की, जो कि एक अगर किसी को कुछ कहा जाता है तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन हास्य कवि जो होते हैं वो अपने आप पे ही जोक बनाते हैं, अपनी फैमिली पे जोक बनाते हैं, अपने घर पे जोक बनाते हैं, ताकि आप हँस सको। ऐसा नहीं होता कि वो उसे जोक से जो है उनको कोई प्रॉब्लम होती है, बट आपको हँसा सके, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें निकाल कर के लाते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो कैसे निकलती हैं? देखने का नज़रिया होता है, एक आप किसी चीज़ को सामान्य दृष्टि से देखते हो, हम थोड़ा असामान्य दृष्टि से देखते हैं, तो उससे हास्य जनरेट होता है। और मैंने जैसे बताया, हरियाणा में तो बातचीत में ही हास्य हो जाता है। अब मान लो पत्नी एक दिन कह रही थी कि ऊपर से पतीली उतार दो, मैंने कहा हाथ से उतार लो, अपने हाथ से। तो उन्होंने बोला मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है, तो मैंने कहा जुबान से उतार लो। अच्छा। अब वो ये ऐसे ही निकल गया, कोई सोच के नहीं बोला जाता है, लेकिन हाथ से ऐसे ही निकल जाता है बातों में। देखो, ये तो रही हंसी खुशी की बात, जो कि घर में से ही ऐसे पॉइंट निकालते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जैसे इन्होंने कहा, क्या ऐसे बोलने से क्या घर में लड़ाई नहीं होती? देखो ऐसा है जी, हास्य कवि जो होता है ना, हाँ। उसको सबसे ज़्यादा मसाला घर से ही मिलता है, और उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा अनुभव होता है इस बात का, इसलिए वो कभी बुरा नहीं मानती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ पूरे देश को कि गणतंत्र दिवस की जो बधाई, और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, तो उसकी भी बधाई मैं देना चाहता हूँ, बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि CCRT, मैं यहीं द्वारका में रहता हूँ, और वशिष्ठ साहब के निर्देशन में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और बहुत बड़ी उपलब्धि तो ये है कि डॉक्टर कीर्ति काली जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री, उनके संचालन में इतना बड़ा कार्यक्रम जो यहाँ पे हुआ है, इसके लिए निस्संदेह तौर पर जो संस्था के, जो हमारे इसके केंद्र के माननीय जो निदेशक हैं श्री वशिष्ठ साहब, बधाई के पात्र हैं, और जो हमारे इसके अध्यक्ष महोदय हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और हम ये चाहते हैं कि द्वारका उपनगरी में इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, ताकि एक जागरूकता आए। और निश्चित तौर पर जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा और अच्छे से अच्छा रूप दिया जाएगा कार्यक्रमों को। ये इस द्वारका नगरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि CCRT यहाँ पर है, ये अवसर हमें यहाँ मिल रहा है। मैं तो आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा कि आप हाथ से निकालते हैं, घर से तो कभी लड़ाई नहीं होती। तो लड़ाई होती है, लेकिन तब होती है जब हम लिफाफा नहीं देते घर पे। लिफाफा तो बाद में। एक्चुअली क्या है कि जो कवि जो होते हैं, मैं अब आपको बताऊं कि लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई कैसे होगी, लेकिन उसमें भी दो बातें कर जाते हैं, गोलमोल कर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक आदत पड़ जाती है, और ऐसा नहीं है कि कई बार तो वो भी कविताएं लिखने लग जाती हैं। इतनी कविताएं सुनती हैं, इतनी सुनती हैं कि वहां से भी निकलने लग जाती है। तो मुझे लगता है वहां से भी कॉपी करके लाते होंगे। तो आपने अपने ही उस पे घर की लड़ाइयों को लेकर के बहुत सारी चीजें, आपने जो कविताएं बनाई, किस तरीके से बनाई? एक बार यहाँ पर जो प्रोग्राम था उसमें कैसा लगा आपको? सर कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था।
आदरणीय वशिष्ठ जी ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा और मुझे तो एकदम लास्ट में सारी टीम बनने के बाद बुलाया गया। और जो आपने कहा कि हँसना, तो दरअसल हमारे देश में अगर हम आस-पास देखते हैं, समाज में देखते हैं, तो इतना तनाव हो चुका है आज की डेट में कि लोग हँसने के बहाने ढूँढ रहे हैं। तो उन बहानों को ढूँढने के लिए अगर हम किसी दूसरे पर हँसते हैं, तो वो उपहास हो जाता है, महाभारत हो जाएगा। लेकिन अगर खुद पर ही हँसा जाए, तो कोई बुराई नहीं है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आए कि ये समकोण है, ये त्रिकोण है, ये, लेकिन कभी भी ये नहीं पढ़ा कि ये दृष्टिकोण है। तो मेरा अपनी सोच ये कहती है कि सिर्फ दृष्टिकोण बदल लीजिए, आपको हर बात में हास्य मिल जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं, तो वो श्रमदान कहलाता है, अगर ये हाथ, और अगर हम किसी को हँसा देते हैं, उसका खून बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है वो हमारी तरफ से रक्तदान की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए मैंने हास्य चुना और मैं 4 पंक्तियाँ हमेशा कहती हूँ। जो मेरा जीवन है, जो मेरे आस-पास लोग रहते हैं, वो जानते हैं कि मैं ऐसे ही जीती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया, दिल में रहता है खुदा, लोगों को हँसा लो, इबादत हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी आपने वो दी लास्ट जो एंड किया आपने जो हमारी वीडियो का, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एंड किया। इसी तरीके से आपने जो मंच पे भी उसी तरीके से किया और लोगों ने आपकी जो कविताएं हैं बहुत सराहा भी। तो हम आपको इसी तरीके से लोगों को हंसाने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ताकि आप इसी तरीके से लोगों की जो खुशी है बरकरार रखें और 2 बूंद जो डोज हैं उनकी ब्लड की बढ़ाने की, वो हमेशा इस तरीके से चलता रहे। धन्यवाद। Dance is an echo of music, and music is poetry of sound. Theatre is action. यहाँ पे और एक अच्छी बात है, theatre presents the world, and literature masters the world. अब लिटरेचर मास्टर करता है वर्ल्ड, तो फिर कवि क्या करता है, काव्य क्या करता है? काव्य भी तो वही करता है। कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा शब्द है। मुझे ये दुनिया जैसी लगती है वैसी, मैंने इस दुनिया को जैसा जाना है वैसा मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। कवि ये करता है। जो बात उसके मन में आई है, जो प्रतिमाएं उसके मन में आई है, जो विजुअल्स उसके सामने निर्माण हुए हैं, उस सारों को शब्दबद्ध करने की ताकत और कौशल्य कवि में रहता है। वो शब्दों का चयन करता है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख सकता है, ये उसकी ताकत होती है। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत बार तो सब 4 ही शब्द होते हैं, तो 4 शब्द भी इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने कन्विंसिंग होते हैं कि बात एकदम जहन में घुस जाती है। ऐसे कवि यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये रंगमंच भी रंगमंच नहीं रहा, ये यज्ञ की वेदी बन गई। मुझे लगता है सारे कवियों का स्वागत हो चुका है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर वशिष्ठ जी को आमंत्रित करूंगी कि वे स्वागत के रूप में 2 शब्द कहें और 2 बढ़कर 4 भी हो सकते हैं। एक बार तालियां बजाकर वशिष्ठ जी का स्वागत। मुझे मालूम है आज आप सभी यहाँ उपस्थित कवि लोगों को सुनने आए हैं। डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो स्वयं भी एक कलाकार हैं। जहाँ वो एक तरफ स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, साथ ही साथ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के बहुत बड़े महान गुरु हैं, उस्ताद हैं। PhD स्टूडेंट्स उनके मार्गदर्शन में PhD कंप्लीट करते हैं। जितने भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अगर आपको कभी मौका मिले, जैसे रामटेक यूनिवर्सिटी है नागपुर में और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जनकपुरी में, उनके कैंपसेस को किस तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से सजाया जाए, वो भी कार्य सर के मार्गदर्शन में ही होता है। और मैं भी यहाँ इस मंच से ये हर्ष के साथ घोषणा कर रहा हूँ
कि आप अब जब CCRT में आएंगे आगे आने वाले कार्यक्रमों में, तो आप भी एक बदलाव CCRT में महसूस करेंगे। उनके आने से हम लोग जहाँ स्कूल लेवल की बात करते थे, अब हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के साथ MOUs कर रहे हैं और नए नए कोर्सेज की भी शुरुआत कर रहे हैं। आज सर हमारे बीच में है, नागपुर से विशेष तौर पर ये जो त्रिदिवसीय उत्सव है, अमृत काल का गणतंत्र उत्सव, उसके लिए हमारे साथ अपने मुझे समय में से समय निकाल कर आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार करता हूँ।